हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री। चलिए आज रिवाइज करते हैं चैप्टर कोलॉइड्स। ढेर सारे एग्जांपल्स कोलॉइड्स के होते हैं। जैसे नेचर में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें पता नहीं होता कि ये कोलॉइड्स के फॉर्म में ही होती हैं। जैसे पहला है जो कोहरा होता है, ये भी हम लोगों का कोलॉइड ही है। आइसक्रीम, ये भी कोलॉइडल है। एरोसॉल, बटर, क्रीम और सोप बबल्स, ये सारे के सारे नेचर में हम लोगों के चारों तरफ कभी ना कभी मौजूद रहते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन का ही रूप होते हैं, लेकिन हम लोग ध्यान नहीं देते। अब अच्छे से देखना है और समझना है कोलाइड्स के बारे में। तो सबसे पहले कोलाइड्स में और ट्रू सॉल्यूशन में और सस्पेंशन में डिफरेंस क्या होता है। तो जो कोलाइड्स होते हैं ये ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच का पोर्शन होता है। बीच का पोर्शन इन द सेंस, इसमें जो साइज ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज होता है वो ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच का होता है। ठीक है, अब एक्चुअल साइज होता क्या है। तो जो ट्रू सॉल्यूशन है उसमें जो पार्टिकल का साइज होता है वो होता है 1 नैनोमीटर से कम। ठीक, और जो सस्पेंशन होता है उसमें होता है 100 नैनोमीटर से ज़्यादा। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो कोलॉइड्स होते हैं इनमें पार्टिकल साइज होता है 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न ये क्रिएट कर सकते हैं कि नैनोमीटर की जगह पे वो यूनिट चेंज कर देंगे। जैसे इन्होंने अगर एंगस्ट्रॉम कर दिया तो आपको उसी हिसाब से ऑप्शन भी देखना है। तो 1 नैनोमीटर को अगर एंगस्ट्रॉम में लिखें तो वो हो जाता है 10 एंगस्ट्रॉम, और 100 नैनोमीटर एक्चुअली में हो जाएगा 1000 एंगस्ट्रॉम। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि यूनिट कौन सी दे रखी है, उसी के हिसाब से हम लोग आगे ऑप्शन अपना टिक करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ कोलाइडल सिस्टम। कोई भी सॉल्यूशन हो उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है हम लोगों का मीडियम और एक होता है पार्टिकल्स। जैसे जब ट्रू सॉल्यूशन की बात करें अगर हम, ठीक है, तो ट्रू सॉल्यूशन में हम लोग मीडियम को बोलते हैं सॉल्वेंट। क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। और जबकि पार्टिकल्स के एग्रीगेट फॉर्म को बोलते हैं हम लोग सोल्यूट, यानी ढेर सारे पार्टिकल्स ले लेते हैं तो उसको हम लोग सोल्यूट बोल देते हैं। लेकिन जब कोलॉइड्स की बात कर रहे होते हैं हम लोग, तब हम लोग ये वाली टर्मिनोलॉजी नहीं यूज़ करते हैं। उसमें क्या होता है, हम लोग जब कोलॉइड्स की बात करते हैं तो सॉल्वेंट की जगह बोलते हैं डिस्पर्जन मीडियम, और सोल्यूट की जगह बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज। सोल्यूट की जगह पे डिस्पर्स्ड फेज और सॉल्वेंट की जगह पे डिस्पर्जन मीडियम, यानी प्रक्षेपण माध्यम। तो मीडियम यही होता है और इसमें भी यही है, और इसको सॉल्वेंट बोला जाता है। अब थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि पिछली स्लाइड पे चलते हैं और एक बार देखते हैं इन्हीं डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बेसिस पर हमारे पास कई प्रकार के कोलाइडल सिस्टम मौजूद होते हैं। जैसे अगर डिस्पर्स्ड फेज हमारे पास गैस है और डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड है तो उसका नाम, उस कोलाइडल सिस्टम का नाम होता है फोम। वहीं पर अगर मीडियम हम लोगों का सॉलिड हो जाता है और फेज हमारी गैस ही रहती है तो उसको बोला जाता है सॉलिड फोम। ऐसे ही अगर हमारे पास डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड है और डिस्पर्जन मीडियम हमारा गैस है तो उसको एरोसॉल नाम दिया जाता है। एग्जाम्पल क्लाउड्स होते हैं, मिस्ट होती है, फॉग होता है, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, फॉग होता है। अगर हमारे पास डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड है तो फिर उसका नाम होता है इमल्सन। ये बड़े ध्यान से पढ़ना है क्योंकि इमल्सन पर अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम दोनों ही लिक्विड फॉर्म में होते हैं। ठीक है, अब अगर हमारे पास डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड है और फेज तो हमारे पास लिक्विड था ही, तो फिर उसको बोल देते हैं सॉलिड इमल्सन। एग्जाम्पल होता है बटर एंड चीज़। अब मेन दिक्कत यह है कि हमें याद कैसे रखना है। तो याद करने का ऐसे देखो, तरीका ये है कि हमें देखना है कि वो जिस भी कोलाइडल सिस्टम की बात की गई है वो देखने में कैसा है, यानी उसका लुक कैसा है। लुक इन द सेंस वो देखने में सॉलिड की तरह लग रहा है
या लिक्विड लग रहा है या गैस लग रहा है। जैसे एग्जांपल लेते हैं पनीर का, यानी चीज़। तो चीज़ देखने में किस तरह का लगता है? सॉलिड की तरह लगता है, ठीक। तो अब देखो, जैसा उसका लुक होगा वही उसका मीडियम होगा, ठीक। यानी चीज़ में हम लोगों का डिस्पर्जन मीडियम जो है वो क्या है? सॉलिड है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और ध्यान से देखो, यानी एक चीज़ तुमको मिल गई है डिस्पर्जन मीडियम। अब देखना है उसकी माइनर प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं। जैसे देखने में तो वो सॉलिड लग रहा है, उसके अंदर और क्या है? तो अक्सर देखा होगा पनीर से पानी रिसता हुआ, तो अंदर उसके क्या होता है? लिक्विड। यानी उसका जो मीडियम था वो सॉलिड है, लेकिन उसका जो डिस्पर्स्ड फेज़ है वो कैसा है? लिक्विड है। तो ऐसा कोलाइडल सिस्टम जिसमें डिस्पर्स्ड फेज़ हमारा लिक्विड हो और डिस्पर्जन मीडियम हमारा सॉलिड हो, इसको क्या बोला जाता है? सॉलिड इमल्सन। डिस्पर्स्ड फेज़ हमारा था लिक्विड और डिस्पर्जन मीडियम था हमारा सॉलिड। एग्जाम्पल चीज़। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। पेंट तो सभी ने देखा होगा, ठीक है। पेंट लुक वाइज कैसा लगता है? देखने में कैसा लगता है? लिक्विड की तरह लगता है। इसका मतलब क्या है? इसका जो डिस्पर्जन मीडियम है वो लिक्विड है। अब थोड़ी उसके अंदर देखते हैं क्या है। तो उसके अंदर देखा जाता है, तो ध्यान से देखो तो उसके अंदर छोटे छोटे से पार्टिकल्स होते हैं, पेंट पार्टिकल्स होते हैं, या जो कलरिंग एजेंट्स होते हैं वो सब पार्टिकल रूप में होते हैं। यानी वो सभी कैसे होंगे? सॉलिड। यानी इसमें जो हमारा डिस्पर्जन मीडियम था वो लिक्विड था, लेकिन जो हम लोगों का सॉलिड डिस्पर्स्ड फेज़ है वो हम लोगों का सॉलिड है। तो ऐसे कोलाइडल सिस्टम जिसमें डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड हो और हमारा डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड हो, उसको बोलते हैं सॉल। क्या बोलते हैं? सॉल। अब पीछे वाली टेबल एक बार फिर से देखते हैं। देखो, सॉल जो होता है उसमें डिस्पर्स्ड फेज हमारा सॉलिड था और डिस्पर्जन मीडियम हमारा लिक्विड था। तो ऐसे करके आप किसी भी कोलाइडल सिस्टम के बारे में बता सकते हैं कि उसका नाम क्या होगा। वो इमल्सन की तरह होगा, वो सॉल की तरह होगा, वो सॉलिड सॉल होगा, या वो एरोसॉल होगा। आपको एक बार इन पर ध्यान से थोड़ा सा बस देखना भर है। बाकी सारे इससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं आप कर सकते हैं। पढ़ते हैं सॉल के बारे में। तो सॉल क्या होता है? ऐसे कोलाइडल सिस्टम जिसमें जो डिस्पर्स्ड फेज होता है वो हमारा सॉलिड होता है और डिस्पर्जन मीडियम हमारा लिक्विड होता है। जैसे पेंट है, इंक है। अब देखो, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में इंटरेक्शन कैसा लग रहा है। यानी डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में कैसा इंटरेक्शन है, इस पे डिपेंड करते हुए हमारे पास दो टाइप के सॉल प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से? एक होता है वो जिसमें डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में थोड़ा सा अट्रैक्शन होता है, ठीक है। दे आर लविंग ईच अदर। वो एक दूसरे को, उनके बीच में आकर्षण बल बहुत ज़्यादा होता है। और दूसरे होते हैं हमारे ऐसे कोलाइड्स जिसमें जो डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम है एक दूसरे को कतई नहीं चाहते हैं। तो जो पहले वाले हैं जिसमें एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन होता है उनको बोला जाता है लायोफिलिक। और जो दूसरे वाले जिसमें बिल्कुल भी अट्रैक्शन नहीं है, यानी एक दूसरे के प्रति हेट्रेड की भावना रहती है, वो बोले जाते हैं लायोफोबिक। तो ये तो था बेसिक डिफरेंस। अब इनके थोड़ा सा और डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। जैसे जो लायोफोबिक और लायोफिलिक सॉल्व हैं, इनमें बेसिक और डिफरेंसेस क्या हैं? तो जो लायोफिलिक वाले होते हैं, जो कि एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट रहते हैं, बहुत आसानी से बनाए जा सकते हैं। दे आर ईजिली प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्टली मिक्सिंग। इनको आपस में बस डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम को बस आपस में मिक्स कर दिया जाता है, ये बन जाते हैं। जबकि जो लायोफोबिक हैं वो डायरेक्ट मिक्सिंग से नहीं बन पाते हैं। दूसरा डिफरेंस क्या है? जो लायोफिलिक होते हैं या तो इनमें बहुत ही हल्का चार्ज होगा डिस्पर्स्ड फेज के ऊपर ऑब्वियसली, या फिर बिल्कुल भी चार्ज नहीं होगा। जबकि लायोफोबिक में जो पार्टिकल्स होंगे यानी जो डिस्पर्स्ड फेज होगा वो या तो पॉजिटिव चार्ज होगा और या फिर नेगेटिव होगा। कोई एक ही चार्ज होगा, ईदर पॉजिटिव और
नेगेटिव। नेक्स्ट डिफरेंस है कि जो लायोफिलिक सॉल्ट्स हैं ये जनरली सॉल्वेटेड होते हैं, यानी इनके चारों तरफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स एंड डिस्पर्जन मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं, यानी उसका जो उसको घेरे रहते हैं डिस्पर्ज फेज को, ठीक है। जबकि लायोफोबिक में नो सॉल्वेशन ऑफ द पार्टिकल। लायोफिलिक में जो विस्कोसिटी होती है वो डिस्पर्जन मीडियम से ज़्यादा होती है, जबकि लायोफोबिक सॉल्ट्स की विस्कोसिटी जो होती है वो मीडियम के लगभग बराबर होती है। जो लायोफिलिक सॉल्ट्स हैं, चूँकि एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा मात्रा में अट्रैक्शन है इनका, तो फिर इनको प्रेसिपिटेट करना बहुत ही आसान नहीं रहता है। इनके लिए हाई कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स की ज़रूरत पड़ती है, जबकि लायोफोबिक सॉल्ट्स जो होते हैं बहुत ही आसानी से प्रेसिपिटेट, यानी प्रक्षेपण इनका बहुत ही आसान नहीं, प्रक्षेपण नहीं, प्रेसिपिटेट, अब कट, जबकि जो हमारे लायोफोबिक सॉल्ट्स होते हैं इनको आसानी से प्रेसिपिटेट किया जा सकता है, बहुत ही कम मात्रा के इलेक्ट्रोलाइट्स की ज़रूरत पड़ती है। जो लायोफिलिक वाले होते हैं ये रिवर्सिबल होते हैं, यानी एक बार हम लोग लायोफिलिक सॉल्ट को प्रेसिपिटेट कर दें या डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम को अलग अलग कर दें, उसके बाद इनको वापस से कोलाइडल सिस्टम बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, ये तुरंत ही बन जाते हैं, यानी आसानी से रिवर्सिबल प्रोसेस अपनाया जा सकता है। जबकि लायोफोबिक सॉल्ट्स इरिवर्सिबल नेचर के होते हैं। नेक्स्ट है लायोफिलिक सॉल्ट्स जो होते हैं वो टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। नेक्स्ट है जो लायोफिलिक सॉल्ट्स होते हैं वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते हैं। टिंडल इफेक्ट क्या होता है अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे। जबकि लायोफोबिक वाले टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है। ये थे बेसिक इनके डिफरेंसेस। अब इनके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं। तो जो लायोफिलिक सॉल्ट्स हैं वो तो आसानी से डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम को एक साथ मिक्स करके बनाए जा सकते हैं, जबकि जो लायोफोबिक वाले हैं उनको बनाने के लिए हमें अनेक प्रकार की विधियों की ज़रूरत पड़ती है। तो पहली विधि यही लिखी हुई है, जिसमें क्या करते हैं, जैसे चक्की होती है जिसके दो पार्ट होते हैं, उसमें बीच में हम लोग डिस्पर्ज फेज और डिस्पर्जन मीडियम को डाल देते हैं और ऊपर वाले हिस्से और नीचे वाले दोनों पट्टों को हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में चलाते हैं और वहाँ से निकलता है हम लोगों का बना हुआ कोलाइडल सॉल्व। ये तो पहला प्रोसेस हो गया। दूसरा है हम लोगों का ब्रेडिक्स आर्क मेथड। इसमें क्या करते हैं, मेटल इलेक्ट्रोड्स लेते हैं दो और दोनों में बहुत ही हाई वोल्टेज करंट पास करते हैं। स्पेशली गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम मेटल्स के सॉल्व बनाने के लिए काम आता है ये। और इसमें अक्सर करके हम लोग जो डिस्पर्जन मीडियम है वो वाटर लेते हैं, इसलिए कभी कभी इनको हाइड्रोसॉल्स भी बोल देते हैं। तो सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम के हाइड्रोसॉल्स बनाने के लिए हम लोग ब्रेडिक्स आर्क मेथड यूज़ करते हैं। करते क्या हैं, इलेक्ट्रोड्स में हाई इलेक्ट्रिक वोल्टेज पास करते हैं और उस इलेक्ट्रोड को हम लोग एक बीकर के अंदर इमर्ज करके रखते हैं। बीकर में हम लोग डी आयनाइज्ड वाटर लेते हैं। डी आयनाइज्ड इसलिए ताकि अगर मेटल के स्पार्क की वजह से, गर्मी की वजह से मेटल के वेपर्स बने तो उन पे कुछ ना कुछ चार्ज होगा, वो चार्ज अपोजिट चार्ज को वाटर से अट्रैक्ट ना कर ले, इसलिए इसमें जो पानी लेते हैं उसको हम लोग ऑलरेडी डी आयनाइज्ड कर देते हैं। और डी आयनाइज्ड करने के बाद में उसमें डी आयनाइज्ड करने के बाद में हम लोग उसको एक कोल्ड वाटर बाथ में रख देते हैं, यानी आइस चारों तरफ से भर देते हैं ताकि स्पार्क की वजह से जो वेपर्स बने तो यहाँ पर सब हीट वगैरह होगी तो वो हीट एब्जॉर्ब कर लेगा और हमारा जो सॉल है इन मेटल्स का वो बन जाएगा, स्पेशली हाइड्रोसॉल्स बनता है। जो हमारा अब अगला मेथड है वो है पेप्टाइजेशन। तो जो पेप्टाइजेशन होता है वो प्रेसिपिटेशन का अपोजिट होता है। प्रेसिपिटेशन क्या होता है, जैसे ये हमारा कोई मिक्सचर था, इसमें से सोल्यूट पार्टिकल्स को हम लोग प्रेसिपिटेट करके एकदम नीचे बैठ जाते हैं, जो उसको बोल लेते हैं प्रेसिपिटेशन, पीपीटी बोलते थे, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को जस्ट अपोजिट करना है हमें पेप्टाइजेशन में। करते क्या है, एक कोई फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट लेते हैं
यानी ताज़ा ताज़ा बना हुआ प्रेसिपिटेट हो, उसमें कुछ इलेक्ट्रोलाइट मिला देते हैं बहुत ही थोड़ी सी मात्रा में, और ऐसा इलेक्ट्रोलाइट मिलाते हैं जिसमें कॉमन आयंस हों। जैसे अगर हमारा प्रेसिपिटेट बना हुआ है FeOH होल थ्राइस का, यानी फेरिक हाइड्रोक्साइड का, तो इसमें हम लोग FeCl3 एज एन इलेक्ट्रोलाइट मिला देंगे, फेरिक क्लोराइड मिला देंगे। तो क्या होगा, यहाँ पर जो प्रेसिपिटेटेड एटम्स होंगे, मॉलिक्यूल्स, इनके ऊपर क्या होगा, सेलेक्टिव चार्ज एड्जॉर्प्शन हो जाएगा। यानी जो यहाँ से Fe3+ थे ये सेलेक्टिवली एड्जॉर्ब हो जाएंगे, और ये वापस से प्रेसिपिटेट फॉर्म से अपोजिट, यानी कि दोबारा से सॉल्यूशन में चले जाएंगे और हमारा सॉल्व बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है। तो पेप्टाइजेशन से जो सॉल्व बनाए जाते हैं वो कुछ ये 2 एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, जैसे सिल्वर क्लोराइड का और फेरिक हाइड्रोक्साइड का। सिल्वर क्लोराइड में हम लोग क्लोराइड को एज अ कॉमन आयन डालते हैं, और फेरिक क्लोराइड में Fe3+ को एज अ कॉमन आयन डालते हैं इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू, तो ये हमारा सॉल्व बन के तैयार हो जाता है। नेक्स्ट, अच्छा, ये पढ़ने से पहले एक चीज़ और देखो कि ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जो पेप्टाइजेशन करवाता है उसको बोलते हैं पेप्टाइजिंग एजेंट। यानी जैसे FeCl3 यहाँ पर पेप्टाइजिंग एजेंट की तरह वर्क कर रहा है। ये तो अभी तो हम लोगों ने 3 मेथड पढ़े हैं मैकेनिकल मेथड, ठीक है, जिसमें पहला था कोलाइडल मिल, दूसरा था ब्रेडिक्स आर्क, तीसरा था पेप्टाइजेशन। अब हम लोग पढ़ते हैं केमिकल मेथड। केमिकल मेथड्स बेसिकली 4 टाइप के होते हैं। पहला है डबल डिकम्पोजिशन, दूसरा है रिडक्शन, तीसरा है ऑक्सीडेशन, चौथा है हाइड्रोलिसिस, और पांचवा है चेंज ऑफ सॉल्वेंट। तो ये उतना खास इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी 4 ध्यान से देखते हैं। पहला है डबल डिकम्पोजिशन मेथड। तो इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है आर्सेनिक सल्फाइड का सॉल्व बनाना। बनाते कैसे हैं, आर्सेनियस ऑक्साइड का हम लोग कोल्ड सोल्यूशन लेते हैं और उसमें बहुत ही धीरे धीरे से हाइड्रोजन सल्फाइड गैस पास करते हैं। ठीक, पहला है डबल डिकम्पोजिशन मेथड। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है आर्सेनिक सल्फाइड का सॉल्व बनाना। बनाते कैसे हैं, आर्सेनियस ऑक्साइड का कोल्ड सोल्यूशन लेते हैं, उसमें हाइड्रोजन सल्फाइड गैस हम लोग पास करते हैं बहुत ही हल्के हल्के से, और हमारा सॉल्व बनने स्टार्ट हो जाता है धीरे धीरे। तो इस मेथड में हुआ क्या है, जो आर्सेनियस ऑक्साइड था और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस थी, इन दोनों ने आपस में आयंस का एक्सचेंज कर लिया है और हमारा आर्सेनिक सल्फाइड का सॉल्व बन के तैयार हो गया है। तो ये था हमारा डबल डिकम्पोजिशन मेथड। दूसरा है रिडक्शन मेथड। इसमें हम लोग सिल्वर और गोल्ड के सॉल्व अक्सर बनाते हैं, जैसे ब्रेडिक्स आर्क में भी सिल्वर और गोल्ड का बनाते हैं, उसमें थोड़ा सा हाई वोल्टेज की यूज़ करके बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग केमिकल मेथड से बनाएंगे। कैसे करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट या फिर गोल्ड नाइट्रेट, जिसका भी है, हमारा सिल्वर का बनाना है तो सिल्वर नाइट्रेट, गोल्ड का बनाना है तो गोल्ड नाइट्रेट का डाइल्यूट सोल्यूशन लेते हैं और उसको ऑर्गेनिक रिड्यूसिंग एजेंट से ट्रीट करते हैं। ऑर्गेनिक रिड्यूसिंग एजेंट्स फॉर एग्जांपल मीथेनल, यानी जिसको फॉर्मेल्डिहाइड बोलते हैं, और टैनिक एसिड। होता क्या है, हमारा फाइनली सिल्वर और गोल्ड का सॉल्व बनके तैयार हो जाता है। नेक्स्ट विधि है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में हम लोग क्या करते हैं, एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है सल्फ़र सॉल्व बनाने का। सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और उसमें हाइड्रोजन सल्फाइड गैस पास करते हैं और हमारा सल्फ़र का सॉल्व बनके तैयार हो जाता है। नेक्स्ट मेथड है हाइड्रोलिसिस। ये मेथड यूज़ होता है आयरन और एल्युमिनियम के हाइड्रोसॉल्स बनाने के लिए। क्या करते हैं इसमें, एल्युमिनियम या हाइड्रोजन का, एल्युमिनियम या फिर आयरन का हम लोग कोई सॉल्ट ले लेते हैं और उसको बॉइलिंग वाटर में डालते हैं, ऑटोमेटिकली हमारा सॉल्व बन के तैयार हो जाता है। जैसे
आयरन का सॉल्ट बनाना है हमें, तो FeCl3 लेंगे हम लोग और उसको बॉइलिंग वाटर में डाल देंगे, हमारा रेड कलर का आयरन सॉल्ट बन जाएगा। इसको यानी ये हाइड्रोसॉल है बेसिकली एक, और ये रिएक्शन देख के भी आप लोग समझ सकते हैं कि ये हाइड्रो H2O के साथ रिएक्शन कर रहा है, इसका मतलब क्या है, ये हाइड्रोलिसिस प्रोसेस है। पांचवा है एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट। तो चेंज ऑफ सॉल्वेंट में क्या होता है, जब हम लोग डिस्पर्स्ड मीडियम चेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से डिस्पर्स्ड फेज की सॉल्युबिलिटी भी चेंज हो जाती है, और जिसकी वजह से हमारा प्रेसिपिटेट फॉर्म का अगर कोई प्रेसिपिटेट फॉर्म का कोई सब्सटेंस सॉल्युबिलिटी अगर बढ़ जाती है तो वो मोर सॉल्युबल हो जाएगा मीडियम चेंज करने के हिसाब से, और वो हमारा सॉल्व बन जाएगा। ये तो होगा हम लोगों के केमिकल मेथड जिनसे हम लोग हाइड्रोफोबिक सॉल्ट्स बना सकते हैं। रिएक्शंस इंपॉर्टेंट हैं, वो देख लीजिएगा, और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन करने के लिए पूछा जाता है। नेक्स्ट, अब हमने सॉल्व बना के तैयार कर लिया है, उसको प्योरीफाई करना है। तो प्योरीफिकेशन के हमारे पास 3 मेथड्स हैं। पहला है डायलिसिस, दूसरा है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, और तीसरा है इलेक्ट्रोडायलिसिस। तो डायलिसिस सिंपली क्या होता है, एक बड़ा सा कंटेनर जिसमें एक तरफ से पानी जाता रहे और दूसरी तरफ से पानी निकलता रहे, एक प्रॉपर मेंटेन रहता है पानी का फ्लो। इसमें हम लोग डायलिसिस बैग एक परमिएबल मेम्ब्रेन टाइप का होता है, जिसके आर पार कुछ सेलेक्टेड चीज़ें आयंस इधर से उधर पास कर सकते हैं, लेकिन सभी चीज़ें नहीं। जो इनके पोर्स होते हैं, जो इसमें छिद्र होते हैं, वो बहुत ही छोटे होते हैं और सेलेक्टिवली परमिएबल होते हैं। हम लोग करते क्या हैं, सॉल को इस डायलिसिस बैग में भरते हैं और इसके अंदर लटका देते हैं। फिर क्या होगा, अब पानी का फ्लो जब मेंटेन है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा सेलेक्टिवली परमिएबल बैग है उसमें से अनवांटेड पार्टिकल्स, आयंस, वो सब मॉलिक्यूल्स, ये सभी चीज़ें पानी के थ्रू बाहर आ जाएंगे और बाहर निकल जाएंगे। जबकि जो हमारे सॉल पार्टिकल्स होते हैं, जो हमारे सॉल पार्टिकल्स होते हैं वो बैग के अंदर ही रहते हैं और हमें आखिरी में प्योरीफाइड सॉल मिल जाता है। ये प्योरीफाइड हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास इम्प्योरीफाइड था, यानी इम्प्योर था। इम्प्योर क्यों था, क्योंकि हमें चाहिए था सिर्फ और सिर्फ सॉल, ठीक है। लेकिन इसके अंदर अनवांटेड आयंस मौजूद हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स मौजूद हो सकते हैं, जो कि रिएक्शन प्रोसेस के दौरान या किसी मैकेनिकल मेथड के दौरान हमें सॉल्व के अंदर मिल जाते हैं, उनको बस यहाँ से निकाल देना है। तो ये काम हम लोग, पहला मेथड है डायलिसिस, उससे करते हैं। इस पूरे एपरेटस को बोलते हैं डायलाइज़र। क्या बोलते हैं, डायलाइज़र। नेक्स्ट है हम लोगों का अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इसमें एक बड़ा सा जार लेते हैं और जार के सबसे निचले हिस्से पर हम लोग इलेक्ट्रोलाइट भरते हैं, जिसके जस्ट ऊपर हम लोग अल्ट्रा फिल्टर पेपर डालते हैं और उसको वायर के मेश के ऊपर फैला देते हैं, जिसके ऊपर फिर हम लोग सॉल्ट पार्टिकल्स डालते हैं और सबसे ऊपर एक गैस का इनलेट होता है, वहाँ से गैस प्रेशर अप्लाई करते हैं। गैस जब अंदर जाती है तो इस सॉल्ट के ऊपर प्रेशर लगाएगी और प्यूरीफाई होके, यानी सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट पार्टिकल्स इस फिल्टर पेपर से होते हुए हमारे इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आ जाएंगे। तो ये हमारा प्रोसेस था अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोडायलिसिस। जैसा कि नाम ही बताता है कि डायलिसिस प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प ली गई हो, यानी बिल्कुल सेम यही प्रोसेस लेना है, लेकिन इसमें पानी के इनपुट और यानी पानी के फ्लो से हम लोग इसको प्योरीफाई ना करके इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें, एक तरफ पॉजिटिव टर्मिनल और एक तरफ नेगेटिव टर्मिनल। तो जो हमारे सॉल्ट पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे सिमिलर चार्ज वाले एक साइड के इलेक्ट्रोड की तरफ चले जाएंगे और हमारा प्योरीफाइड सॉल्ट हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्ट। तो बेसिकली 3 प्रॉपर्टीज़ हम लोग सिर्फ पढ़ते हैं, एक ऑप्टिकल प्रॉपर्टी,
दूसरी काइनेटिक प्रॉपर्टी और तीसरी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। एक एक करके सभी पढ़ते हैं। पहली है ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी मतलब जो भी चीज़ लाइट से रिलेटेड होती है वहाँ पर ऑप्टिक वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं। इसमें होता क्या है, एक बीम ऑफ लाइट यानी एक बीम ऑफ लाइट को अगर हम लोग पास करते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन से, तो कोलाइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं उनका साइज़ इतना सफिशिएंट होता है कि वो इस लाइट बीम को रिफ्लेक्ट करते हैं सभी डायरेक्शन में, और जब रिफ्लेक्ट करते हैं तो चमकते हैं। ठीक, तो इसी फिनोमेना को बोलते हैं टिंडल इफ़ेक्ट। ये टिंडल इफ़ेक्ट वाला जो फिनोमेना है ट्रू सॉल्यूशंस शो नहीं करते हैं, सस्पेंशन भी नहीं शो करते हैं, सिर्फ और सिर्फ कोलाइड्स ही शो करते हैं। और अगर कोलाइड्स में भी पूछा जाए तो लायोफोबिक कोलाइड्स ये शो करते हैं, क्योंकि इनके जो पार्टिकल साइज़ है वो सफिशिएंटली बिगर होता है एज़ कम्पेयर टू ट्रू सॉल्यूशन और लेस देन सस्पेंशन, जिसकी वजह से ये लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है काइनेटिक। तो काइनेटिक तो वर्ड ही एक्सप्लेन करता है कि मूवमेंट से रिलेटेड ये होगा। तो जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा कंटिन्यूअस, रैपिड, जिग-जैग मूवमेंट में रहते हैं। कंटिन्यूअस का मतलब लगातार रहेंगे, रैपिड का मतलब बहुत ही तेज़ी से चलेंगे, और जिग-जैग का मतलब है उल्टा सीधे, तिरछे मिर्चे, जिधर उनका मन करेगा उधर। और ऐसे मूवमेंट को बोला जाता है ब्राउनियन मूवमेंट या ब्राउनियन मोशन। कौन करता है ये? डिस्पर्स्ड फेज करता है। ठीक है, तो डिस्पर्स्ड फेज जब जिग-जैग कंटिन्यूअस रैपिड मोशन में चलता रहता है, उसी मूवमेंट को बोलते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। तो ये कोलाइडल सॉल्व्स की काइनेटिक प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। तो जो सॉल्व पार्टिकल्स होते हैं वो डिस्पर्जन मीडियम से या तो पॉजिटिव चार्ज के आयंस को अपनी सतह के ऊपर चिपका लेते हैं या फिर नेगेटिव चार्ज को, यानी जो सॉल्व पार्टिकल्स हैं वो सेलेक्टिवली किसी एक टाइप के आयन को डिस्पर्जन मीडियम से अपने ऊपर एडजॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से सॉल्व पार्टिकल्स चार्ज्ड रहते हैं। ठीक, और यही चार्ज जिम्मेदार रहता है इनकी स्टेबिलिटी के लिए, क्योंकि जो सॉल्व पार्टिकल है वो सिमिलर चार्ज कैरी कर रहे हैं, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में रिपल्सन लगेगा, और जब रिपल्सन लगेगा तो एक दूसरे को सेटल नहीं होने देंगे, और ब्राउनियन मूवमेंट तो हो ही रहा है। तो जिसकी वजह से ये जो सेलेक्टिव एडजॉर्प्शन ऑफ चार्ज है, ये सॉल्व की स्टेबिलिटी को भी दर्शाता है। अब यहाँ से जो एक अच्छा क्वेश्चन निकल के आता है, ट्रिकी टाइप का रहता है, रटने वाला है, वो ये है कि कौन सा सॉल्व पॉजिटिव चार्ज का होगा और कौन सा सॉल्व नेगेटिव चार्ज का। तो ये एक टेबल बनी हुई है, इसको देखो। तो जो नेगेटिवली चार्ज सॉल्व्स होते हैं उनका एग्जाम्पल है सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम का सॉल्व, आर्सेनिक सल्फाइड का सॉल्व, स्टार्च का सॉल्व, या फिर क्ले। एक ही को याद कर लो, दूसरा अपने आप से हो जाएगा। ठीक है, तो चाहे नेगेटिव याद कर लो चाहे पॉजिटिव। पॉजिटिव के कौन कौन से एग्जांपल्स हैं? फेरिक हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, बेसिक डाइज एंड हीमोग्लोबिन, जो हमारा ब्लड वाला हीमोग्लोबिन है। अच्छा, एक चीज़ हमें थोड़ा सा ध्यान आ रही है, वो ये कि जो डेल्टा बनते हैं वो क्ले की वजह से बनते हैं, क्योंकि क्ले हमारा नेगेटिवली चार्ज सॉल्व होता है, और क्ले वाली जो मिट्टी है वो नदियाँ लेके जाती हैं, समुद्र में मिलने से पहले वो डेल्टा का निर्माण करती हैं। कैसे करती हैं? जो क्ले है वो हमारी नेगेटिवली चार्ज है, और जो हमारा सी वाटर है वो हमारा बेसिकली रहता है उसमें सोडियम और पोटेशियम आयंस की मात्रा बहुतायत में रहती है। तो वहाँ पर क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन होगा। यहाँ पर नेगेटिव सॉल्व है, वहाँ पर K+ और Na+ होगा, तो क्या होगा? वहाँ पर
जो सॉल्ट पार्टिकल्स हैं वो बैठ जाएंगे, सेटल हो जाएंगे, कोगुलेट हो जाएंगे और वही हमारा डेल्टा का निर्माण हो जाता है। ये तो एक एप्लीकेशन था। नेक्स्ट देखते हैं, जो सॉल्ट पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज रहता है उसको दो मॉडल से दिखाया जाता है। एक है हेल्महोल्ट्ज़ डबल लेयर और दूसरा है स्टर्न डबल लेयर। ठीक है, दोनों में डबल लेयर है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। जो हेल्महोल्ट्ज़ डबल लेयर मेथड है, जो मॉडल है, उसमें बताते हैं कि जो कोलाइडल पार्टिकल है उसके जस्ट ऊपर एक फिक्स्ड लेयर रहेगी और ये परमानेंटली कोलाइडल पार्टिकल से चिपकी रहती है, जबकि जो लिक्विड मीडियम होता है वो मूवेबल लेयर, ये जो ग्रीन कलर की दिखाई पड़ रही है ये मूवेबल लेयर होती है। ये हेल्महोल्ट्ज़ डबल लेयर में बताया गया है, जबकि स्टर्न ने इसी को थोड़ा सा और जूम कर दिया है। जैसे कोलाइडल पार्टिकल्स किसी एक टाइप के चार्ज को अट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर देखो सबसे पहली लेयर जो बनी हुई है ब्राउन में वो पॉजिटिव की बनी हुई है। फिर वो क्या करेगा, अपोजिट चार्ज को अट्रैक्ट करेगा और पहली लेयर का निर्माण कंप्लीट होगा। यानी ये वाली, अब ये इतनी पॉजिटिव और नेगेटिव मिला के जो ब्राउन वाली है ये कॉम्पैक्ट लेयर यानी ये फिक्स्ड लेयर बनाएगा और फिर इसके अगले प्रोसेस में हमारी डिफ्यूज्ड लेयर बनेगी और वो भी डबल चार्ज की रहेगी। जैसे इसमें दो चार्जेस थे, पॉजिटिव और नेगेटिव, ऐसे ही इसमें भी दो चार्ज रहेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। कुल मिला के चार टाइप के ओवरऑल 4 लेयर्स बन रही हैं चार्ज की स्टर्न डबल लेयर मेथड में, जबकि हेल्महोल्ट्ज़ में सिर्फ और सिर्फ चार्ज की 2 लेयर बन रही थी। ठीक है, अब जो कॉम्पैक्ट लेयर थी और जो डिफ्यूज्ड लेयर थी, इन दोनों के बीच में जो चार्ज का डिफरेंस है, यानी ये दो लेयर्स के बीच में एक पोटेंशियल ग्रेडियंट डेवलप होता है, यानी विभव जिसको बोलते हैं, उसी को बोला जाता है जीटा पोटेंशियल। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कहाँ कहाँ पर। कॉम्पैक्ट लेयर और डिफ्यूज लेयर के बीच में जो पोटेंशियल होता है उसको बोलते हैं जीटा पोटेंशियल। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोफोरेसिस और इलेक्ट्रोऑस्मोसिस में डिफरेंस। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है, हमारे सॉल पार्टिकल्स मूव करते हैं, जबकि इलेक्ट्रोऑस्मोसिस में हम लोगों का जो डिस्पर्जन मीडियम था वो मूव करता है। बायो वाले बच्चे थोड़ा सा समझ सकते हैं कि ऑस्मोसिस में जो माध्यम होता है यानी जो मीडियम होता है यानी जो सॉल्वेंट होता है वो मूव करता है, जबकि इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो हमारा पार्टिकल है वो मूव करता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है इलेक्ट्रोफोरेसिस में और इलेक्ट्रोऑस्मोसिस में। नेक्स्ट है फ्लोकुलेशन या कोगुलेशन ऑफ सॉल्ट्स। तो पहले हम लोगों ने सॉल्ट्स बनाए थे, फिर उसके बाद में उनको प्यूरिफाई किया था। अब इनको हम लोग वापस से सॉल्ट से ये इनको यानी कोलाइडल सॉल्यूशन को हटाना है, यानी कोलाइडल सॉल्यूशन को ख़त्म करना है। तो वो कैसे करेंगे, हमें पता है कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं उसमें जो सॉल्ट पार्टिकल्स हैं वो सेलेक्टिवली चार्ज रहते हैं, यानी या तो वो पॉजिटिव रहेंगे या नेगेटिव रहेंगे। उसमें अगर हम लोग थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट मिला दें, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोलाइट में दोनों ही रहेंगे, तो क्या होगा, जैसे यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज सॉल्ट पार्टिकल्स थे, तो जब भी इलेक्ट्रोलाइट मिलाएंगे तो उसका पॉजिटिव वाला आयन आके इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, और न्यूट्रलाइज कर देगा तो फिर ये एक दूसरे को रिपेल नहीं कर पाएंगे। जब रिपेल नहीं कर पाएंगे तो एग्रीगेट बनाना स्टार्ट कर देंगे, यानी आपस में जुड़ना स्टार्ट कर देंगे, और जब जुड़ने के बाद में वज़न थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा तो ग्रेविटी इनको नीचे बैठा देगी। तो ये होता है हम लोगों का फ्लोकुलेशन या कोआगुलेशन ऑफ सॉल्ट्स। अब यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो हार्डी-सूज़े रूल के बेसिस पर क्वेश्चन बनते हैं, उससे पूछा जाता है। जैसे जो हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइट मिलाया था, यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही होते हैं इलेक्ट्रोलाइट में, तो जो हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइट मिलाया था उसकी कितनी पावर है इस सॉल को कोगुलेट करने में, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले हार्डी-सूज़े रूल देखते हैं। रूल कहता है कि
जितनी ज़्यादा हमारे पास वैलेंसी होगी इलेक्ट्रोलाइट की, उतना ही ज़्यादा उसकी प्रेसिपिटेटिंग पावर होगी। ठीक, तो जैसे हमारे पास Al3+ था और Ba2+ था और Na+ था, तो सबसे ज़्यादा चार्ज किस पे है? एल्युमिनियम पर। यानी एल्युमिनियम इज़ हैविंग मोर प्रेसिपिटेटिंग पावर एज कंपेयर टू बेरियम, और बेरियम के पास ज़्यादा है सोडियम की अपेक्षा। तो ये है हमारा हार्डी-सुलज़े रूल। अब एक चीज़ होती है फ्लोकुलेशन वैल्यू। ये क्या होती है? तो पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर इसका रिलेशन देख लेंगे, और इससे जो भी क्वेश्चन आता है वो भी अभी समझ लेंगे। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन ध्यान से देखते हैं। जो फ्लोकुलेशन वैल्यू है वो ऐसे डिफाइन की जाती है कि इलेक्ट्रोलाइट की कम से कम मिलीमोल्स में इतनी मात्रा, इलेक्ट्रोलाइट्स की मिलीमोल्स पर लीटर में कम से कम मात्रा जो कि किसी भी सॉल को प्रेसिपिटेट कर दे 2 घंटे में। यानी जितनी कम मात्रा का हमें इलेक्ट्रोलाइट लगेगा, उतना ही ज़्यादा उसकी प्रेसिपिटेशन पावर होगी और उतनी ही कम उसकी फ्लोकुलेशन वैल्यू होगी। क्यों? क्योंकि फ्लोकुलेशन वैल्यू तो मिलीमोल्स यानी कंसंट्रेशन में एक चीज़ होती है फ्लोकुलेशन वैल्यू। इसको कैसे डिफाइन करते हैं कि मिलीमोल्स पर लीटर में हमें इलेक्ट्रोलाइट की कम से कम मात्रा जो कि सॉल को प्रेसिपिटेट कर दे 2 घंटे में। यानी इलेक्ट्रोलाइट लेना है, कंसंट्रेशन लेनी है मिलीमोल्स पर लीटर में, और जितनी कम से कम मात्रा लगे जो कि प्रेसिपिटेट कर दे सॉल को 2 घंटे में, तो वही जो कंसंट्रेशन है वही होगी उसकी फ्लोकुलेशन वैल्यू। यानी जो भी इलेक्ट्रोलाइट बहुत ही कम मात्रा में लगेगा उसकी फ्लोकुलेशन वैल्यू उतनी ही कम होगी, यानी उसका उतना ही ज़्यादा प्रेसिपिटेटिंग पावर होगी। ठीक है, मैथमेटिकली इसको ऐसे याद कर सकते हैं, जो फ्लोकुलेशन वैल्यू होगी किसी इलेक्ट्रोलाइट की वो जितनी ज़्यादा उतनी ही कम होगी उसकी प्रेसिपिटेटिंग पावर। यानी एक दूसरे के ये अपोजिट रिलेशन के साथ यानी इन्वर्स रिलेशन के साथ होते हैं। कोई भी इलेक्ट्रोलाइट जिसकी फ्लोकुलेशन वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी प्रेसिपिटेटिंग पावर उतनी ही कम होगी। जैसे यहाँ पर देखें तो एल्युमिनियम की प्रेसिपिटेटिंग पावर बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसके ऊपर चार्ज बहुत ज़्यादा है, और ये हमें बता रहा है हार्डी-सुलज़े रूल। एल्युमिनियम की प्रेसिपिटेटिंग पावर ज़्यादा है इसलिए इसकी फ्लोकुलेशन वैल्यू उतनी ही कम होगी। तो एक तो ये हमारा टॉपिक हो गया, यहाँ से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनना तय है। नेक्स्ट है प्रोटेक्टिव एक्शन ऑफ सॉल्स। जो हमारे लायोफोबिक सॉल्स होते हैं ये थोड़ा सा अनस्टेबल होते हैं, जबकि लायोफिलिक वाले स्टेबल होते हैं। तो फिर लायोफिलिक वाले जो सॉल्स हैं उनकी ऐसी एबिलिटी कि वो लायोफोबिक सॉल्स को प्रेसिपिटेट होने से बचा लें, उसी को बोलते हैं प्रोटेक्टिव एक्शन या फिर प्रोटेक्शन। और लायोफिलिक सॉल्ट्स को बोलते हैं प्रोटेक्टिव कोलाइड्स। ठीक है, और प्रोटेक्टिव एक्शन को हम लोग डिफाइन करते हैं गोल्ड नंबर से। तो गोल्ड नंबर क्या होता है कि 10 ml गोल्ड सॉल लो तुम, जो कि एक हाइड्रोफोबिक सॉल है। इसमें इलेक्ट्रोलाइट मिलाना है हमें, कितना? 1 ml। इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है? NaCl। उसका जो सोल्यूशन बनेगा वो 10% का बनेगा, और जैसे ही ये 1 ml हम लोग इलेक्ट्रोलाइट हम लोग मिला देंगे ये गोल्ड सॉल हमारा प्रेसिपिटेट हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें हम लोग लायोफिलिक सॉल मिला दें तो वो लायोफिलिक सॉल इस गोल्ड सॉल को प्रोटेक्ट करेगा और इसको प्रेसिपिटेट होने नहीं देगा। तो यही मात्रा हाइड्रोफिलिक सॉल की यानी लायोफिलिक सॉल की, जो कि इस 10 ml गोल्ड सॉल को प्रेसिपिटेट होने से बचा दे, इस कंडीशन में
वही मात्रा होती है गोल्ड नंबर। ठीक है, डेफिनेशन एक बार फिर से देखो, द नंबर ऑफ मिलीग्राम्स ऑफ हाइड्रोफिलिक कोलाइड दैट विल जस्ट प्रिवेंट द प्रेसिपिटेशन ऑफ 10 ml ऑफ गोल्ड सॉल्ट ऑन एडिशन ऑफ 1 ml 1 ml ऑफ 10% NaCl सोल्यूशन। तो डेफिनेशन नहीं पूछी जाती है, टर्म्स पूछ लिए जाते हैं कि कितना लिया जाता है और कितने परसेंट NaCl लिया जाता है। जो हमारा सॉल है लायोफिलिक वाला जो प्रोटेक्ट करेगा उसकी क्वांटिटी मिलीग्राम्स में ली जाती है, और गोल्ड नंबर का कॉन्सेप्ट दिया था जिगमोंडी ने। ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है। अब जो इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है वो गोल्ड नंबर देने के बाद में उसकी प्रोटेक्टिव एक्शन या प्रोटेक्टिव पावर के रूप में बनता है। तो वो कुछ ऐसे देखो कि अगर 3-4 लायोफिलिक सॉल्ट्स के प्रोटेक्टिव 3-4 लायोफिलिक सॉल्ट्स के गोल्ड नंबर आपको दे रखे हों, ठीक है, तो जिसका जितना छोटा गोल्ड नंबर होगा, यानी स्मॉलर द गोल्ड नंबर ग्रेटर इज द प्रोटेक्टिव पावर, यानी उतना ही ज़्यादा उसकी प्रोटेक्टिव पावर होगी। गोल्ड नंबर जितना ज़्यादा छोटा होगा प्रोटेक्टिव पावर उतनी ही उसकी ज़्यादा होगी, क्योंकि इसकी डेफिनेशन ही ये बोलती है। ठीक है, तो जैसे जेलेटिन है, जेलेटिन का गोल्ड नंबर होता है 0.005 से लेके 0.01 तक, यानी बहुत ही कम है, यानी इसका गोल्ड नंबर बहुत ही कम है, यानी इसकी प्रोटेक्शन पावर बहुत ही ज़्यादा है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि ये प्रोटेक्शन काम कैसे करता है। सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन होगा, सेलेक्टिव एडजॉर्प्शन होगा, और जो हमारा सॉल्व पार्टिकल है वो या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा उसके ऊपर। जैसे जो हमारा आयरन सॉल्ट यानी रेड सॉल्ट होता है उसके ऊपर Fe3+ आयंस एडजॉर्ब हो जाते हैं, जबकि जो हमारा आर्सेनिक सल्फाइड सॉल्ट होता है इसके ऊपर सल्फाइड आयंस एडजॉर्ब हो जाते हैं और हमारा जो सॉल्ट है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। ऐसे ही ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो सेलेक्टिव एड्जॉर्प्शन है वो किसी एक का ही हो, वो डिपेंड करता है हमारा एक्सेस आयंस की प्रेजेंस पर भी। जैसे कभी कभी AgCl जो सॉल्ट है वो हमारा पॉजिटिव भी होता है और कभी कभी नेगेटिव भी होता है। जब कभी भी Ag की मात्रा ज़्यादा होगी, क्वांटिटी ज़्यादा होगी, तब Ag+ वाले इसके ऊपर एड्जॉर्ब हो जाएंगे और हमारा AgCl सॉल्ट जो होगा वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल का होगा। और अगर क्लोराइड की मात्रा ज़्यादा है तो फिर हमारा नेगेटिवली चार्ज होगा। तो ये डिपेंड करता है कि हमारा एक्सेस में कौन सा मटेरियल या कौन सा आयन प्रेजेंट है, जबकि कुछ फिक्स्ड होते हैं जैसे आयरन और आर्सेनिक सल्फाइड, ये फिक्स रहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इमल्सन्स। इमल्सन्स क्या होते हैं, स्टार्टिंग में पढ़ा था, लिक्विड इन लिक्विड, यानी हमारे पास डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज दोनों ही लिक्विड के रूप में है। तो ये इमल्सन्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है ऑयल इन वाटर, एक होता है वाटर इन ऑयल। ध्यान देना, इसमें वाटर इन ऑयल में वाटर पहले लिखते हैं फिर ऑब्लिक ऑयल लिखते हैं, यानी वाटर इन ऑयल, और जबकि ऑयल इन वाटर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। जिस भी जो चीज़ बाद में लिखी होगी उसकी मात्रा उतनी ही ज़्यादा होती है, यानी वही हमारा मीडियम होता है। ऑयल इन वाटर का मतलब है वाटर में ऑयल। ठीक है, तो ये दो टाइप के होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द क्वांटिटी कि किसकी मात्रा कितनी ज़्यादा है। तो ये होते हैं हमारे इमल्सन्स। एक बार रिविजिट करते हैं और देखते हैं कहीं भूल तो नहीं गए कि इमल्सन्स के एग्जाम्पल क्या थे। तो जो हमारे इमल्सन्स थे वो थे मिल्क और हेयर क्रीम। ये बहुत अच्छे से ध्यान होगा। जो मिल्क होता है ये होता है ऑयल इन वाटर टाइप का इमल्सन, जबकि जो हमारा हेयर क्रीम होता है वो होती है वाटर इन ऑयल। ठीक है, नेक्स्ट है कि जब हम लोग इमल्सन्स बनाते हैं
तो एक चीज़ देखा होगा कि वाटर और ऑयल जो होते हैं वो मिक्सिबल नहीं होते हैं, एक दूसरे में मिक्स जल्दी नहीं होते हैं, ठीक है। तो फिर हम लोगों को ज़रूरत पड़ती है इन दोनों को आपस में मिक्स करने की। जो हमारी नीड है वो पूरी करते हैं इमल्सिफायर्स। कौन? इमल्सिफायर्स। ये क्या होते हैं? ऐसे एजेंट जो वाटर और ऑयल दोनों में पार्शली सॉल्युबल होते हैं और एक इंटरेक्शन डेवलप करवा देते हैं वाटर और ऑयल के बीच में, जिसकी वजह से अब ये दोनों जो सतहें हैं या ये दोनों जो लेयर्स हैं वो सेपरेट नहीं हो पाती हैं। तो इमल्सिफायर्स का काम सिर्फ इतना होता है कि वाटर और ऑयल के बीच में एक इंटरैक्टिव लेयर या इंटरेक्शन डेवलप करवा देता है, जिसकी वजह से ये अब मिक्सिबल लगने लगती हैं, यानी एक दूसरे में मिक्स हुई लगने लगती हैं। तो यही इमल्सिफायर्स का काम होता है। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है सोप का। जैसे अगर सरसों के तेल में थोड़ा सा पानी मिक्स करते हैं, बॉटल में भर के कस के हिला दो, तो क्या होगा, थोड़ी देर के बाद में वो पानी अलग हो जाएगा और तेल हमारा अलग हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें हम लोग थोड़ी सी साबुन डाल दें और फिर उसको सेक करके रख दें, तो वाटर और ऑयल दोनों काफ़ी देर तक मिक्स रूप में रहते हैं। तो ये काम हमारे सोप की वजह से पॉसिबल हुआ है, जो कि एक इमल्सिफायर के रूप में काम कर रहा है। नेक्स्ट है रिवीजन, जो कि आपको अभी खुद करना है। नेक्स्ट वीडियो में लेके आते हैं इसी चैप्टर के एमसीक्यूज़ और एक फुल्ली प्रिपेयर्ड जो तुम्हारा प्रैक्टिस सेट है वो, ठीक है। तब तक के लिए आई होप यू फाइंड दिस वीडियो इलस्ट्रेटिव, और शायद काफ़ी अच्छा भी लगा होगा। ज़्यादा थ्योरी नहीं थी, फिगर से आपको सब समझ में आया है। लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। एंड फाइनली थैंक यू।